नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय और आज हम हैं हरियाणा विधानसभा के परिसर में, जहां पर चुनावी समर की बात करने जा रहे हैं। 15 अक्टूबर को यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं और चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं। कई छोटे बड़े नेता टिकट की फिराक में केंद्रीय समितियों के चक्कर काट रहे हैं और कुछ मतदाताओं को रिझाने के लिए गाँव शहरों में घर घर दरवाजे दरवाजे तक जा रहे हैं। हमने कोशिश की है हरियाणा के उन बड़े चेहरों को आप तक लाने की, आपके सामने लाने की, उनके साथ बहस करने की, ताकि हरियाणा के जो मुख्य मुद्दे हैं वो सामने आ सके और अलग अलग पार्टियों की जो दावे हैं और जो अधिकार हैं वो भी सामने आ सके। और जिस तरह से इस चुनाव में रंग बनाती हुई दिख रही हैं ये पार्टियां, उनको भी जनता के सामने ला सके और उनका संवाद करा सके। हमारे साथ आज चर्चा में शामिल होने के लिए कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता कैप्टन अभिमन्यु साहब हैं, हमारे साथ हरियाणा जन चेतना पार्टी के नेता विनोद शर्मा साहब हैं, हमारे साथ अवतार सिंह भड़ाना हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के उपाध्यक्ष, और हमारे साथ एचएस लकी हैं जो चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्याम सुंदर हैं राज्यसभा टीवी में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारी एक रिपोर्ट। भूपिंदर सिंह हुड्डा के सामने बेहद मुश्किल लड़ाई है। 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पांव के नीचे जमीन खिसक गई। नरेंद्र मोदी की आंधी पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी राज्य में अव्वल हो गई। क्या 15 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में वही माहौल दिखेगा? क्या पहली बार ये राज्य भगवा रंग में रंग जाएगा? लोकसभा चुनाव में भाजपा को 34.7% वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे इंडियन नेशनल लोकदल ने 24.4% मतदाताओं का समर्थन हासिल किया, जबकि राज्य में 10 साल से सत्ताधारी कांग्रेस महज 22.9% वोट ही पा सकी। अगर विधानसभा चुनाव में ये समीकरण ही कायम रहे तो भाजपा की संभावनाएं उज्जवल हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा, या ये राज्य अपने 5 साल पहले के रिकॉर्ड के मुताबिक अनुमानों को झुठला देगा? कई दूसरे राज्यों के उपचुनाव में उभरे रुझान ने हवा का रुख बदलने के संकेत दिए हैं। लोकसभा चुनाव में सहयोगी रही हरियाणा जनहित कांग्रेस से उनका नाता टूट चुका है। क्या ये पहलू भाजपा के लिए चिंता की वजह होनी चाहिए? हरियाणा की सियासत की एक धुरी ओम प्रकाश चौटाला का इंडियन नेशनल लोकदल भी है। सन 2009 के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने 25.79% वोटों के साथ 90 सदस्यों वाली विधानसभा की 31 सीटें जीती थीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसने 24.4% वोट हासिल किए और अपने 2 सांसद चुनवाने में कामयाब रही। जाहिर है चौटाला की पार्टी का मजबूत आधार है। इसकी बदौलत क्या वो ऐसे समीकरण बना सकती है जिससे राज्य की कमान उसके हाथों में आ जाए? कांग्रेस में बिखराव है, मनोबल गिरा हुआ है। हुड्डा के 10 साल के राज से पैदा एंटी इनकम्बेंसी अलग से भारी पड़ रही है। इसके बावजूद क्या मुख्यमंत्री बाजी पलटने का करिश्मा दिखाएंगे, या 19 अक्टूबर को आने वाले चुनावी नतीजे राज्य में किसी नए चेहरे के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ करेंगे? वो चेहरा कौन होगा? बाजी किसके हाथ लगेगी? इस चुनाव में हो सकता है इस इमारत को कुछ नए चेहरे देखने को मिले, कुछ नया रंग यहाँ पर देखने को मिले, कुछ नए जोश देखने को मिले, लेकिन बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं हो सकता है उन्हें कुछ निराशा भी देखने को मिले। मैं शुरुआत करना चाहूंगी कांग्रेस के प्रतिनिधि के साथ। 10 साल से कांग्रेस का यहाँ पर राज है, लेकिन जिस तरह के हाल के नतीजे देखने को मिले हैं, क्या कांग्रेस एक हारी हुई लड़ाई यहाँ पर लड़ने जा रही है इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, कांग्रेस ने ना कोई हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस जीतने के लिए और तीसरी बार प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 19 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के नतीजे आएंगे तो तीसरी बार कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी और कांग्रेस का मुख्यमंत्री यहां पर बनकर आएगा। कौन बनकर आएगा? क्या हरियाणा में कोई नया कांग्रेस का मुख्यमंत्री नया? देखिए, ये फैसला तो हाईकमान को करना है, मगर पिछली 2 बार से लगातार चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और इस बार भी कांग्रेस की जो समस्त लीडरशिप है वो हाईकमान के निर्देश के अनुसार पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव के अंदर एकजुट होकर जुटी हुई है। और मुख्यमंत्री कोई भी हो, मैं ये हरियाणा की जनता को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछले 10 वर्षों के अंदर एक सुशासन और एक विकास की गति पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आई है, उसी गति को मेंटेन करते हुए एक बार दोबारा से कांग्रेस प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इतना अच्छा सुशासन दिया है, इतना अच्छा राज चलाया है कि जो पुराना चेहरा है उन्हीं चेहरों के साथ कांग्रेस पार्टी को आना चाहिए, आप ये बात कह रहे हैं? नहीं, मेरी अपनी राय जो भी हो, हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और जिस तरह से सब विधायक चुनकर आएंगे उसके बाद फैसला होगा कि कौन
उसके अंदर लीडर बनेगा एमएलएस का और हाईकमान का वहां से रिप्रेजेंटेटिव आएगा और फैसला होगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पिछले 10 वर्षों के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उसने इतना अच्छा काम किया है। आप हरियाणा का एक बार आप नजर डालकर देखेंगे, चाहे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, पंचकुला है, हरियाणा के, मैं पिछले दिनों मुझे कैथल जाने का मौका मिला, वहां पर भी आप हुड्डा साहब बन गए हैं और पार्टी के पास अब कोई दूसरा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। लेकिन कांग्रेस के पास बहुत से नेता हैं और सभी सक्षम हैं। पार्टी के पास कौन सा ऐसा चेहरा है जिसे आपकी पार्टी प्रस्तुत करने जा रही है हरियाणा में? हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा रोचक कालखंड है आजकल कि जो पार्टियां विधानसभा चुनाव में जिनकी सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है, उनके मुख्यमंत्री के चेहरे जो है वो सामने रख करके चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस पार्टी की लोकसभा चुनाव के बाद में हरियाणा प्रदेश में एक पक्षीय एक तरफा लहर चल रही है, जिसकी सरकार बनना तय है, वह हरियाणा प्रदेश में लोकतंत्र सच्चे तरीके से स्थापित करने के लिए साझा नेतृत्व के आधार पर आगे बढ़ रही है। और मोदी जी की लहर चल रही है, आप ये निश्चित तौर पर मोदी जी की लहर लोकसभा के बाद यह हरियाणा प्रदेश में और मजबूत हुई है, उपचुनाव में और मजबूत हुई है। उपचुनाव में भी अमृता जी, अगर आप अध्ययन करें, ईमानदारी से आकलन करें, उत्तर प्रदेश में भी हम हारे भले हों लेकिन 2% हमारा मत बढ़ा है। बीएसपी के चुनाव न लड़ने के कारण जो वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग के कारण पश्चिम बंगाल और असम में हमारी सीट आई है, जिससे हमारा खाता खुला है। तो हम बताइए, सिर्फ लहर पे सवार होकर आप चुनाव जीतेंगे या कुछ मुद्दे भी हैं? कांग्रेस के 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी, जिसका एक प्रमाण हमको लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस जमानत बचाने में मुश्किल रही उनके लिए, बल्कि बचा भी नहीं पाई। तो वह हरियाणा में दोहराने वाला है कि कांग्रेस को इस विधानसभा में जब दोबारा कुछ विधायक चुनकर आ गए तो विपक्ष के नेता की कुर्सी भी ढूंढते रह जाएंगे, उनको मिलेगी नहीं। कांग्रेस की इस कदर हालत है और अन्य बाकी जो विपक्षी दल हैं वो केवल अपने परिवार के राजनीतिक अस्तित्व और वजूद उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके लिए हरियाणा की जनता के लिए कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास विपक्ष की भी सीट नहीं बचेगी और जो विपक्ष के नेता की भी नहीं बचेगी, वो तो अपनी परिवार बचाने की निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ। जी, आपकी पार्टी के बारे में ये कटाक्ष कर रहे हैं? देखिए, उनको उनका अधिकार है, वो जो मर्जी कहें, लेकिन सच ये है हरियाणा में कि इनेलो पार्टी का सिंगल मेजॉरिटी की सरकार बनेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। हरियाणा के लोगों ने, आप पिछली बार देख लीजिए कि जब लोग ये कहते थे कि 9 सीटों पर इनेलो पार्टी जीती थी, उस 9 की आप सर्वे रिपोर्ट बोलते थे तो 9 सीटें बताते थे। उसके बाद भी इनेलो पार्टी ने पिछली बार 32 सीटें पे हासिल की है। आज आप ही 20-22 की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि हमारा पिछली बार इनेलो को अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 25.79% वोट मिले थे और 2014 के लोकसभा चुनाव में 24.4% जी मिले थे। क्लियरली मैं कह सकता हूं कि आज हरियाणा के लोगों की मंशा से ये स्पष्ट हो गया है कि अब हरियाणा में कांग्रेस का तो कोई वजूद बचा नहीं है। आज अगर कहीं भी बीजेपी कहीं शहरों में हमारे मुकाबले में आएगी, बाकी पूरा हरियाणा में इनेलो पार्टी एक तरफा जीतेगी। तो बीजेपी और आपके बीच बस सिर्फ शहरों में, जो शहर हैं उनमें बीजेपी का और तो आप जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए सोच रहे हैं? नहीं, हम सिंगल मेजोरिटी सरकार बनेगी। अच्छा, हमारी सिंगल मेजोरिटी सरकार बनेगी। अब देख ही लिया कि मोदी जी का पूरे देश में पार्लियामेंट्स में जो जादू चला, अब वो पूरे देश में से जादू नहीं चलने वाला। मोदी जी के जादू के चक्कर में जो विधायक जीतना चाहते हैं वो अपना ख्याल छोड़ दें एमएलए बनने का। जादू के चक्कर में तो आप लोग भी लोकसभा चुनाव में आ गए थे। हम हमारा ये कहना है कि जो मोदी जी का जादू चला पूरे देश में ही, अभी भी ये उसी हवा के घोड़े पर है बीजेपी वाले, वो हरियाणा में नहीं होने वाला। नहीं, लेकिन मैं एक सवाल जो आपसे पूछ रही थी, क्या आप लोग मान रहे हैं कि अब मोदी जी का जादू खत्म हो गया? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो आप लोग कह रहे थे पूरे देश में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, बाई इलेक्शंस हुए हैं, उससे एक मैसेज दिया है कि जिस तरीके से जिस विवादों में बीजेपी और बीजेपी पार्टी के नेताओं ने चाहे लव दहेज की बात की हो, लव जिहाद की बात की हो, और कई एक ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए, जैसे हरियाणा में यहाँ हुड्डा जी ने सिखों को लड़ाने की बात कर दी। एक पार्टी है इनकी, उसने जाट और नॉन जाट की लड़ाई छेड़ दी। ये प्रदेश के हित में नहीं है। प्रदेश के लोग बहुत समझदार हैं और वो सिंगल मेजॉरिटी की सरकार देंगे। आप देखते आए हैं कि हरियाणा में अगर
हरियाणा के लोग अच्छी सरकार चाहते हैं, सिंगल मेजॉरिटी की सरकार देंगे, यानी खरीद फरोख्त होगी। चलिए, आप ये कह रहे हैं सिंगल मेजॉरिटी की सरकार आएगी, वो कह रहे हैं कि हमने इतनी अच्छी सरकार चलाई है कि हमें, लेकिन आपका राजनीतिक आधार क्या होगा? आप कितने सीटों पर, 90 सीटों में से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? कैसे आप लोग इस चुनाव में शिरकत करने जा रहे हैं? अपने लिए क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी को हक है कि वो अपने बारे में कहे और सरकार बनाने का दावा पेश करे। हर किसी को विश्वास होता है। तो मन्यू जी ने कहा है कि हमारी लहर है, मैं मानता हूं उनकी लहर हो सकती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं इनकी बात मानूं या इनके अध्यक्ष की बात मानूं। अमित शाह जी कहते हैं कि मोदी की लहर खत्म हो गई है, मैंने उनका बयान पढ़ा। मन्यू जी कह रहे हैं कि हमारी लहर है। मैं चाहता हूं कि आपस में फैसला कर लें कि कौन सी लहर है, और वो चश्मा बताएं कौन से बाजार में मिलता है, कौन सी दुकान पे, जिसको लगाकर हम देख रहे हैं कि लहर कहाँ है। वैसे तो हमें दिख नहीं रही, कहीं पता चल जाएगी अभी। हम लहर वो चश्मा मांग रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, वो लहर 19 अक्टूबर को परिणाम आ जाएगा। और दूसरी, वो लहर होगी तो फायदा होगा, वो लहर नहीं होगी तो नुकसान होगा। लेकिन आपका राजनीतिक आधार क्या है? हमारा राजनीतिक आधार है कि हम लोगों के मुद्दों को लेकर चलें। जी, मैं समझता हूं कि जो लोगों की भावनाएं हैं, उन भावनाओं के साथ अगर चलेंगे तो लोग जरूरी है कि हमारा साथ देंगे। अब ये बताइए कि एक राजनीति के, हम राजनीति में तो हैं, लेकिन किस लिए हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। क्या हम महज राजनीति में सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए हैं? क्या सत्ता एक जरिया नहीं हो सकता कि लोगों की सेवा की जा सकती है उसे? अगर लोग ऐसा समझते हैं कि सत्ता अगर है और सत्ता के जरिए उनकी आशाएं और आकांक्षाएं पूरी की जा सकती हैं, तो स्वाभाविक है कि वो आपका साथ देंगे। हमारे जो मुद्दे हैं, बताइए, आपने अपनी पार्टी का नाम रखा है हरियाणा जन चेतना पार्टी। That's right. जन चेतना का मतलब है लोगों के अंदर जन भावना पैदा करना, जन चेतना पैदा करना, उन्हें जागरूक करना। कितने दिन को आपको जागरूक करने के लिए मिले हैं और कितना आप जागरूक कर पाए हैं लोगों? जितने दिन हमें मिले हैं, मेरे को मालूम है कि नवंबर 19 नवंबर से लेकर 4 महीने के लिए हमने 452 मीटिंग्स पूरे हरियाणा में गांव-गांव में जाके की थी। जिससे पहले और लोगों की भावनाओं को समझकर, उनसे पूछकर फिर हमने नई पार्टी का गठन किया है। जब हमें पता चला कि लोगों की भावनाएं क्या हैं, उनकी सबसे बड़ी भावना ये थी कि हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है, नौकरियों के बीच में भेदभाव होता है, और नौकरियों में उन बच्चों को नौकरी मिलती है जो डिजर्व नहीं करते हैं, दोज हु आर नॉट कैपेबल ऑफ गेटिंग द जॉब। जिनकी लियाकत, जिनकी काबिलियत है, उनको नौकरी नहीं मिलती है, बल्कि उन लोगों को मिल जाती है जो लोग किसी के नज़दीकी हैं या किसी खास एरिया से संबंधित हैं, या जिनकी सिफारिश है। वो ऐसा है कि जैसे इंटरव्यू की जाती है, इंटरव्यू में जो मार्क्स हैं उस बच्चे को ज़्यादा दे दिए जाते हैं जिसकी सिफारिश है, और उस बच्चे को कम दे दिए जाते हैं भले ही वो काफी लायक बच्चा हो। ये हो सकता है कि आम जनभावना हो, लेकिन उसको आपका राजनीतिक दल कितने अच्छे से कैटर कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। श्याम सुंदर, आपने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सुना, लेकिन क्या वो ईमानदारी से अपना राजनीतिक आकलन कर पा रहे हैं यहाँ पर? देखिए, बात कांग्रेस का जहां तक सवाल है, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल चुनाव है, और इसका प्रमाण है हमारे पैनल में अवतार सिंह भड़ाना बैठे हुए हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, विनोद शर्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास मित्र, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, चाणक्य इनको कहा जाता था, छोड़ के बाहर बैठे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह जो बीजेपी की नैया को पार लगाने में लगे हुए हैं। ये सारे कांग्रेस के नेता हैं। कुमारी शैलजा के बारे में कहा जाता है वो मुख्यमंत्री से लगातार नाराज रही। तो कांग्रेस के लिए, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, बहुत सारे दावे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हैं, हरियाणा नंबर 1 पर कैपिटा इनकम की बात करें, और बहुत सारे उनके दावे हैं। उनमें कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ हो सकता है उतने सही ना हो, आंकड़ों के खेल ना हो, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनाव बेहद मुश्किल है। अब सवाल है भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, अगर कांग्रेस के लिए मुश्किल है तो आसान किसके लिए? एग्जैक्टली, जो भारतीय जनता पार्टी लेकिन जो दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये मान रही है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर चली और 7 सीट हरियाणा में वो जीतने में कामयाब रहे, वो लहर अभी भी कायम है, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। बाई इलेक्शंस का सवाल नहीं है, सवाल ये भी है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जितना एग्रेसिव कैंपेन था पूरे देश के स्तर पर, उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें उन्होंने जीती कोई सोच सकता था, लेकिन बाई इलेक्शन में क्या हुआ? हरियाणा में चुनाव प्रचार के मामले में अगर आप देखेंगे, कांग्रेस का चुनाव प्रचार बेहद एग्रेसिव है। आप कुछ भी कहें, वो कितने भी डिफेंसिव पे हों, बैकफुट पे हों, लेकिन क्या उस तरह का कैंपेन? दूसरी बात, क्या एक कोई लीडर, आप बताएं, कैप्टन अभिमन्यु अपने बारे में दावा करें
चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने बारे में दावा करें, राव इंद्रजीत सिंह अपने बारे में दावा करें, वो महेंद्रगढ़, गुड़गांव और रेवाड़ी से बाहर क्या उनका आधार है? क्या वो एक राज्य स्तर के नेता? तो लिमिटेशन सबकी है। हाँ, एक बात अवतार सिंह भड़ाना की बात जरूर मैं मानूंगा कि पिछली बार इंडियन नेशनल लोकदल को जिस तरह से अंडर एस्टिमेट किया गया था और जिस तरह के परिणाम आए थे बेहतर थे, लेकिन इस बार बेहद रोचक चुनाव है। कोई भी पार्टी अगर ये दावा करे कि हम 60 सीट या 65 सीट लेके क्लियर मेजोरिटी लेके आएंगे, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंतजार करने की जरूरत है। जी, तो अभी भी किसी भी पार्टी के पक्ष में बहुमत होता हुआ दिख नहीं रहा है। हम लौटेंगे ब्रेक के बाद और बात करेंगे जो आप चर्चा करना चाह रहे हैं कि किस पार्टी में कौन सा ऐसा नेता है जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाए। हुड्डा जी के 10 साल हो गए हैं, एक एंटी इनकम्बेंसी ऑलरेडी है, पिछले चुनाव का अनुभव भी साथ में है। दूसरी तरफ बीजेपी और INLD की बात करें, वहां पर भी कुछ उनके पक्ष में भले ही सरोकार हों जनता के, लेकिन कुछ चुनावी मुद्दे ऐसे हैं जो आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हरियाणा के चुनावी समर पर हम बात कर रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों की अपने अपने पक्ष में क्या दावे हैं, इस पर तो आपने उनकी बातें सुनी, लेकिन दरअसल चुनावी मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों पर वो कितना खरे उतरते हैं। आप हालांकि इन दोनों लोगों के बयानों पर रिएक्शन देना चाहते थे, लेकिन मैं उससे पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अभी तक आपको हमेशा हुड्डा जी के चाणक्य के रूप में देखा जाता रहा है। क्या आपने हुड्डा जी की छाया से अपने आप को बाहर निकाल लिया है? अब लोग आपको अलग से देखें, विनोद शर्मा के रूप में, अलग नेता के रूप में? मैं समझता हूं कि अगर मेरे मुद्दों की वजह से मेरी पार्टी के लोगों को समर्थन है तो मेरे पास आधार है। और आपका ये कहना है कि किसी के साए में पला हूं, ये गलत है। मैं 1980 में पहली बार MLA बना था। आज मुझे 35 वर्ष हो गए हैं MLA बने। मैं किसी के साए में नहीं पला। मैंने तो ये कहा अलग कि आपको हुड्डा जी का चाणक्य कहा जाता था। चाणक्य नहीं हूँ मैं, चाणक्य नहीं हूँ। ये सही है कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मैं स्कूल में इकट्ठे पढ़े हैं, कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हैं, हम दोस्त रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि अगर हम 50 वर्षों की हमारा साथ है तो मैं ये नहीं समझता कि हम एक दूसरे के ऊपर पत्थर लेकर फेंकना शुरू कर दें। ये मेरा काम नहीं है। मैं राजनीतिक तौर पर मैं उनके खिलाफ हूँ, राजनीतिक तौर पर मैं उनकी नीतियों के खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ और जोर से कहता हूँ कि उनकी नीतियों की वजह से हरियाणा के नौजवान और नवयुवतियों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। हरियाणा के कई क्षेत्रों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। उनके साथ अंत तक क्यों बने रहे? आपने तो अभी छोड़ा है, और जब छोड़े तो ये चर्चाएं बहुत जोर पकड़ ली कि आप बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। देखो, चर्चाओं पे तो कोई विराम नहीं लगाया जा सकता। अब आपने कहाँ से चर्चा सुनी है, आपके कौन से सोर्सेज हैं, इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। कई बार चर्चा तो जब होती है, कुछ यहाँ चर्चा होती है, कुछ वहाँ होती है। दोज इंटरेस्टेड पीपल, बीजेपी के लोग बताएंगे कि क्या हाँ बिल्कुल बताएं, लेकिन पास ही बैठे। लेकिन चर्चा तो आपने सुनी है, यहाँ कुछ चर्चा होती है, यहाँ कुछ चर्चा होती है, ग्रुप में कुछ चर्चा होती है। ये व्यक्ति पे निर्भर करता है कि किस चर्चा को सुनकर वो उसको समझना चाहता है। वो चाहे तो इस चर्चा को सुन ले, चाहे तो उस चर्चा को सुन ले। चर्चा बहुत किस्म की है। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि चर्चाओं पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। ऐसी कोई चर्चा नहीं जिसको मुझे नहीं पता है। लेकिन मैंने शुरू में ही, आपने एक सवाल किया कि इतनी देर क्यों लगाई है, मैंने बहुत देर से इन मुद्दों के ऊपर पार्टी के फोरम पर बात उठाई है। जब मैंने देखा कि पार्टी की तरफ से कोई ध्यान नहीं है, पार्टी किसी भी हालत में इन मुद्दों को लेना नहीं चाहती है, पार्टी हमारी आवाज़ को सुनना नहीं चाहती है, पार्टी हमें नज़रअंदाज करना चाहती है, तो जब भावनाएं लोगों की मैंने समझी, जो विंडिकेट हुई हैं बाद में जाके, मैंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी से एक सवाल जरूर है। आप लोगों ने अभी टिकट बांटा है, पहली लिस्ट जारी हुई है, उसमें भी बहुत विरोध के सुर दिखाई पड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट दे दिया गया या उनके संबंधियों को टिकट दे दिया गया। असंतोष है। आपके नेता तो चिट्ठियां तक लिख रहे हैं मोदी जी को। आपकी जानकारी शायद अमृता जी आपको ठीक करनी पड़ेगी। करनाल के सांसद ने पार्टी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। अभी तक हमने 43 सीटें जो घोषणा की है, हाँ। उसमें से 2-3 स्थानों को छोड़ करके कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई विरोध विद्रोह नहीं आया। 2-3 स्थानों पर है ना? 43 में से केवल 2-3 स्थानों पर। और दूसरी पार्टियों की ये हालत है कि 2 लोकसभा का चुनाव लड़े हुए अभी हाल में इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ करके पार्टी में आए हैं। कांग्रेस का लोकसभा चुनाव लड़े हुए इंडियन नेशनल लोकदल में चले गए हैं। दूसरी पार्टियों का यह हाल है कि आज इंडियन नेशनल लोकदल, जिसमें कभी बगावत की बात सोची नहीं जाती थी, लगभग पूरी पार्टी आज टूट चुकी है, बिखर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी भी नेता के परिवार के किसी सदस्य को कोई टिकट नहीं दी गई है। और
अनेक प्रकार के मीडिया में चर्चाएं बातचीत चल रही हैं, परंतु अभी तक वीरेंद्र सिंह की वाइफ को पहली लिस्ट में चौधरी शायद वीरेंद्र सिंह जी की वाइफ जो है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आज सांसद नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने सांसद के उनकी पत्नी को टिकट दिया गया और चौधरी वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया सिंह जी का अपना जो है राजनीतिक कद और वजूद, और वो आज सांसद नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि उनके परिवार का केवल एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, उनकी पत्नी लड़ रही है, उन पर नहीं लागू होता ये बात। नहीं, लेकिन ये जो कृष्णपाल जी के बेटे को टिकट दिलाने की बात हो रही है, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को टिकट दिलाने की बात हो रही है, ये मीडिया की चर्चाएं हैं, ये मीडिया की चर्चाएं हैं, अभी तक इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। मैं तो इसलिए सवाल पूछ रही थी कि आप लोग जो है परिवारवाद का, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का विरोध करते हैं। अभी भी सैद्धांतिक तौर पर विरोध करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ बातों में विरोध करते हैं। धूमल साहब के बेटे वो पॉलिटिक्स में है, इनके अपने सहयोगी बादल साहब आप बोल लीजिए, फिर मैं बताता हूं, अंदर हैं। फिर मैं शुरू करता हूं। अलावा आप जितने इनके बड़े बड़े नेता देख लो, सभी के बच्चे पॉलिटिक्स के अंदर हैं, और ये बात ये वैसे परिवारवाद का, पर इनका वो है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज मैं आपको ये बता दूं, उठा सकता है जो आदर्श प्रस्तुत करे, जब आप आदर्श ही प्रस्तुत नहीं कर सकते तो आप आदर्श कैसे प्रस्तुत करें? आप अगर बात राहुल गांधी की करते हैं, मेरे मित्र वो लगातार और बड़े मार्जिन से चुनाव जीत कर आए हैं। देखिए, वंशवाद कोशिश की है उनको मूलतः लोकतंत्र विरोधी है, जो दो बार जनतंत्र विरोधी है, कुल तंत्र लोकतंत्र विरोधी है, और भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक तौर पर इसको मानती है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इस वक्त सवाल इस बात का है कि हरियाणा के लोग क्या चाहते हैं, हरियाणा में कैसी सरकार चाहते हैं जो कि इस हरियाणा के हितों का और हरियाणा के हितों को आगे लेकर चल सके। मुझे लगता है कि जहां तक बीजेपी का सवाल है, मैंने तो बीजेपी के प्रधानमंत्री जी को भी एक प्रार्थना की थी कि हरियाणा में मुख्यमंत्री और उनके रिश्तेदारों को, और जिनमें बीजेपी का भी एक मिनिस्टर और एमपी इन्वॉल्व हैं, बीजेपी के कोई ऐसे नेता हैं, विपुल गोयल बाई नेम मैंने लिखा है, कि जहां तक ये तो टिकटों की बात कर रहे हैं भाई भतीजावाद की, मैं तो ये कह सकता हूं, ये भी प्रूफ कर सकता हूं कि बीजेपी ने लोकसभा के वक्त भी और हुड्डा जी की अंडरस्टैंडिंग हुई और उसके बाद टिकटें बेची गई, और अब विधानसभा में भी टिकटें बेचने का सौदा चल रहा है। बीजेपी के ऊपर आप सीधे आरोप सीधा लगा रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को पत्र लिखा है कि अगर आप भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं इस देश में, तो मैंने बाई नेम, हुड्डा जी का नाम है, उनके रिश्तेदारों के नाम है, उनके विपुल गोयल का नाम है जो बीजेपी का नेता है जिसको टिकट देने जा रहे हैं, कृष्ण पाल गुर्जर है, मिनिस्टर है, एमपी है, उनकी सीबीआई इंक्वायरी करा दें मोदी जी, तो मैं समझ लूंगा वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये सब दोषी ना मिले, अगर ये दोषी सारे दोषी ना मिले तो मुझे सबसे बड़ी सजा दे दे मोदी जी, और मेरी भी और हरियाणा के सब नेताओं की सीबीआई इंक्वायरी करा दे। 10 साल आप कांग्रेस पार्टी में रहे और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को आपने नजदीक से देखा है, लोगों की, तो आपकी दृष्टि ही उस प्रकार की हो गई है कि सब कुछ जो है भ्रष्टाचार होता है। ये उस पार्टी के सदस्य हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिनके नेता आज भ्रष्टाचार के आरोप में आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपित हैं, वो उन पर वो चल रहा है। उस पार्टी के लोग अगर भ्रष्टाचार की बात करें, और आज भी मैं चुनौती देकर के कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कृष्ण पाल गुर्जर की तरफ से चुनौती देकर के कहता हूं कि आप मुकदमा दायर कीजिए, आप जांच करवाइए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपकी सरकार है, मोदी जी सीबीआई इंक्वायरी करा दे। 1 महीने का इंतजार कीजिए। हरियाणा में सरकार, हरियाणा में एक सीएलयू का सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए। हरियाणा में उच्च जितने स्तरीय घोटाले जांच किसने किए अपने मैं बात कहता हूँ, आपको एक ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हमारी पार्टी की सरकार बनने पर हम एक उच्च स्तरीय जांच आयोग बिठा करके एक सीएलयू होगी, जांच कराएंगे, और दोषी कोई भी हो, दोषी चाहे अभिमन्यु हो चाहे आप हो। कैप्टन साहब, एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए, अगर इस तरह की नौबत आई हरियाणा में कि आपको आईएनएलडी के साथ सरकार बनानी इसी विधानसभा में हम यहाँ लोकतंत्र के मंदिर के सामने बैठे हैं, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, हरियाणा की जनता के विवेक पर हमको भरोसा है कि वो हरियाणा में कोई मजबूर सरकार नहीं, वह मजबूत सरकार देने वाले हैं। वो किसी की बैसाखी के सहारे पर मजबूर होने के लिए मोदी जी को विवश नहीं करेंगे, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी।
कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी की, और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अहंकार और दम की बदबू आ रही है। एक छोटा सा सवाल है कैप्टन अभिमन्यु से, एक छोटा सा सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगा। जो इन्होंने दावा किया कि एक मजबूर सरकार नहीं मजबूत सरकार दी जाएगी, सेंटर में जो चुनाव हुआ एकदम नरेंद्र मोदी क्लियर कट पहले से घोषित नेता, 1 साल पहले आडवाणी जी नाराज हो, कोई नाराज हो, बिल्कुल क्लैरिटी थी। हरियाणा में ऐसी कोई क्लैरिटी बीजेपी की नजर नहीं आती। पिछले विधानसभा चुनावों में आपने कितनी सीटें जीती थी? क्या पिछले चुनावों में कितने चुनाव, ऐसा आखिर 5 साल में आपने जमीन पर क्या ऐसा किया है हरियाणा में कि आपको लग रहा है कि आपको 45 सीटें मिल जाएंगी 4 सीटों से? क्या ऐसा किया है? बिल्कुल आपको ठीक है, हमने पिछले विधानसभा चुनाव में 4 सीटें जीती थी और इंडियन नेशनल लोकदल की 2005 में 9 थी, 9 से बढ़कर उनकी 32 भी हो गई। चलिए आप भी क्लेम कर रहे थे। पिछले विधानसभा चुनाव में 4 सीटें जीती थी, तब हमने एक भी लोकसभा सीट हम 10 की 10 हारे थे। आज हम 8 में से 7 लोकसभा जीत करके आए हैं। 5 साल के अंदर देश की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। लोग परिवारवाद को और भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करना चाहते हैं। और हरियाणा प्रदेश में भी आज भारतीय जनता पार्टी की सुशासन और विकास की राजनीति को समर्थन मिल रहा है। और एक प्रमाण में देना चाहता हूं, कांग्रेस से लोग छोड़े, इंडियन नेशनल लोकदल से लोग छोड़े, बहुजन समाज से लोग छोड़े, कहां पर आए? भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्यों शामिल हो रहे हैं? कि जन भावना है, जन भावना का दबाव है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है, इसलिए सब बीजेपी में आ रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सब बीजेपी में क्यों आ रहे हैं? केवल आप लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। और अगर ये दोनों जिस तरह से दावे कर रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश में हमारी 10 सीटें में नहीं आई थी, अब 73 आई है। 5 साल में परिवर्तन हुआ ना। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, उत्तर प्रदेश में 5 साल में 10 से 73। तो बीजेपी का दावा हो इस बार चुनाव में मुद्दे कोई हो, लेकिन माहौल सिर्फ और सिर्फ उनके पक्ष में है। आईएनएलडी भी अपनी तरफ से यही दावा कर रही है कि माहौल उनके पक्ष में है। कांग्रेस के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि नहीं, माहौल हम अपने पक्ष में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे भाई आप? मैं तो कैप्टन अभिमन्यु जी की ये बात कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से इनकी बात से अहंकार और दंभ की बू आ रही है। उनकी बात में सिर्फ और मोदी 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 और मोदी है। वो जिस तरह से एक पिक्चर बनती है उसके अंदर डायरेक्टर भी मोदी, एक्टर भी मोदी, विलन भी मोदी, प्रोड्यूसर भी मोदी। इनके पास कहने को पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई अचीवमेंट नहीं है। और जो मोदी जी की वो गुब्बारा था उसकी हवा अपने अभी चुनाव हुआ है उसके अंदर निकल चुकी है। और मैं अपने भाई साहब आपको बताना चाहता हूं कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, मगर आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है और ना भारतीय जनता पार्टी आपको नजर आने वाली है। आप मोदी के नामी घोड़े के ऊपर बैठकर जो सवारी करना चाहते हैं वो सवारी आप नहीं कर पाएंगे। जितनी बार मोदी जी का नाम लेंगे हमारे लिए अच्छा है, बोलते रहिए। मोदी जी का नाम, आप सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपके पास कहने को कुछ नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है। मगर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इनका गुब्बारा सेंटर में भी फूटा है और ये उपचुनाव में भी फूटा और अब भी फूटेगा। जैसे सेंटर में फूटा वैसे फूटेगा। मैं उसके बाद कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह जो ये उपचुनाव हुए अभी सारी स्टेटों के अंदर, आप लोग का अस्तित्व कैसे बचेगा? ये लोग तो कह रहे हैं हमारा स्वीप हो रहा है, हमारे पक्ष में माहौल है। अमृता जी अगर इजाजत दें तो मैं कुछ चंद लम्हों के लिए इनको उधार पे ले सकता हूँ मेरी तरफ से बोलने के लिए। आप उधार पे लेंगे तो आपके ऊपर आरोप लगेगा कि छाया से बाहर नहीं, चंद लम्हों के लिए उधार पे ले सकता हूँ क्योंकि बोलने देखिए इनके दावे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि दावे करने का हक है इनको। मैं दावों पे हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन इन्होंने शेर पढ़ के कहा है और इज ए यंग पर्सन, नौजवान है, मुख्यमंत्री बनने के चाहवान हैं। मैं किसी हालत में इनके ख्वाब तोड़ना नहीं चाहता हूं, भले ही वो झूठे हों। ख्वाब इनके भले ही झूठे हों पर आज तोड़ना नहीं चाहता। ख्वाब तो झूठे ही होते हैं, ख्वाब तो तब सच होते हैं जब बन जाते हैं। हाँ, आज तो इनके ख्वाब हैं, ये दावे कम है, ख्वाब ज्यादा है। इन दावों में जब तक सच न हो जाए तब तक वो ख्वाब ही है। इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, यहाँ पर बैठने के बाद ये समझा जाता है कि मैं कैसे मान लूं मेरी सीटें कम आएगी। मुझे दुख है अभिमन्यु जी,
आप कम से कम 65-70 की बात तो करते, 45 पे क्यों रुके? मैंने कहा 45? आपने 45 कहा, 45 सीटें ले गए, 45 सीटों से क्या बनेगा? 45 कहा, मैं कहा 45? एक नहीं 10 बार कहा। 2/3 बहुमत, काफी तो 45 है पर 2/3 बहुमत से जीते। अब तो वही बात नहीं 40 में बना दी थी। 90 से आपने तो 40 में बनवा दी थी। नहीं, 40 सबसे ज्यादा, 40 सीटें सबसे ज्यादा होती हैं अवतार जी, 40 सीटें सबसे ज्यादा होती हैं, 32 से ज्यादा होती हैं। तो इसलिए किसी को ये नहीं होना चाहिए कि 40 वाले की क्यों बनी, 32 वाले की क्यों नहीं बनी। 40-32 से ज्यादा होते हैं। वो तो जो करेंगे और जो अपने बारे में दावा करेंगे वो तो हम उनसे चर्चा कर ही रहे हैं। आपका अस्तित्व के बारे में मैंने सवाल पूछा था। तो मैं आपके कैसे पास 90 सीटों में कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ाने के लिए नेताओं को खड़े कर सकते हैं? आपके पास कौन से पार्टी में चेहरे हैं जिनके साथ आप जाकर चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, आप इस संभावना से इंकार मत कीजिए कि सरकार हमारी भी बन सकती है। और मैं कैसे इनका सरकार हमारी भी बन मतलब सकती है। आप अभी भी कहीं लक्की साहब के लक के असर में तो नहीं? कई बार होता है ना कि आप शायद जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। हरियाणा की जमीनी हकीकत से वाकिफ होना आपको बहुत जरूरी है। हमारा गठबंधन है हरियाणा। हमारे तो ख्वाब झूठे ख्वाब हैं और आपके आपके इतने बड़े ख्वाब जो हैं आप माशाअल्लाह। मैंने तो ये कहा बन सकती है। हम भी ख्वाहिशमंद भी हैं, चाहमंद भी हैं और हमें उम्मीद भी है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। हाँ, लेकिन जो हमसे मुलाकात देखिए अमृता, जो बिल्कुल आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो हमारी मुलाकात हुई थी तो देखिए क्या है हरियाणा अभी कुछ ही देर पहले हमने बीएसपी के नेता से मुलाकात की। अमिता जी 1 मिनट सुन लीजिए। मैं भाई को जवाब देना चाहता हूँ। 8 में से 7 जीत कर आए थे, वो 7 में से 6 इन्होंने इंपोर्ट किए थे, कांग्रेस के लोग थे जो जीत कर आए थे। एमएलए भी इंपोर्ट करेंगे, वो जीत कर आ सकते हैं। इनका अपना आधार कोई नहीं। बढ़ाना जी ये क्या इनकार कर सकते हैं अमृता जी? ये क्या इनकार कर सकते हैं इस बात से कि वो 8 सीटों पे भी काफी आ गए, चुनाव लड़ा? काफी आ गए हैं। अभिमन्यु जी, क्या आप इनकार कर सकते हैं अभिमन्यु जी कि आपने 8 सीटों पे मिलकर चुनाव लड़ा था? आपके नो हंसका के साथ मिलकर लड़ा था। भाजपा और हंसका का गठबंधन था। 10 पर लड़ा था। आप उन 10 की 10 पर मिलकर लड़ा। 10 पे ही मिलकर लड़ा। संदेह नहीं। तो क्या हो सकता है उनकी वोट ज्यादा हो जब आप जीते हैं? उनकी वोट ज्यादा होती तो मान्यवर। तो ये बात वो अपनी 2 सीटों पर क्यों हारते? ये आपको तो अब सिद्ध करना पड़ेगा विधानसभा में। ये पता विधानसभा में लगेगा कि वोट आपकी ज्यादा थी या उनकी ज्यादा थी। नहीं, लेकिन ये बताइए कि आपका साथ वोटें तो उतनी मिली उसको भी। आपके सहयोगी थे, सब छोड़ के आपको जा रहे हैं और आप जो है अपनी पार्टी में दूसरी पार्टियों के नेताओं को इम्पोर्ट कर रहे हैं। कौन छोड़ कर चले गए जी? हज का सिर्फ सब नहीं गए ना, एक अकेले हज का उनकी इच्छा थी, उन्होंने छोड़ दिया। हम नहीं चाहते थे वो छोड़े, उन्होंने उसको मजबूर किया। उन्होंने सोचा कि हमने अगर मोटे तौर पे अगर आप हरियाणा की राजनीति को देखें और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के आपको मौका देंगे ये खत्म भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अगर इतिहास देखेंगे आप तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जब भी सत्ता में आई है तो वो एक जूनियर पार्टनर के तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल के साथ या हरियाणा विकास पार्टी के साथ आई है। अभी तक का ये इतिहास है। पिछली बार वो सिर्फ 4 विधानसभा सीटें जीती थी। और ये विनोद शर्मा जी ने बिल्कुल बात सही उठाई है कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया था और विधानसभा में आप आधी सीटें लड़ेंगे, आपने ये भी बात कही थी। आप उत्साहित हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी बात आपको माननी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा। और जो अवतार भड़ाना कह रहे हैं और जो हमने पहले भी कहा कि ज्यादातर जो चेहरे हैं बीजेपी के पास वो कांग्रेस से आए हुए चेहरे हैं। उन इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करेगी बीजेपी की जीत। अगर वो नरेंद्र मोदी की लहर के सहारे अगर सोच रहे हैं कि वो जीत जाएंगे हरियाणा में, मेरे ख्याल से वो शायद सही आकलन उनका नहीं है। और ये आरोप बीजेपी पर कि उन्होंने इंपोर्ट किए नेता, ये गलत नहीं, चुनाव जिताता है, ये गलत नहीं हराता है। चुनाव के परिणाम के अनेकों कारण होते हैं, जिसके अंदर केंद्र का भी अपने कारण होते हैं, प्रादेशिक भी मुद्दे होते हैं, जिसमें एक हर सीट का भी अपना समीकरण और मुद्दे होते हैं और व्यक्तित्व का भी अपना एक महत्व रहता है। कोई एक कारण नहीं होता है। आज भारतीय जनता पार्टी में जो कद्दावर नेता दूसरी पार्टी से साफ छवि और बेदाग अनुभवी नेता भी आए हैं, उन्होंने भी हमारे इस वातावरण को बनाने में लोकसभा चुनाव के बाद हमें मदद की है।
हमारे साथ हमें मजबूती मिली है। केवल वो नेताओं में से किसको आप लोग मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का दावेदार का विषय नहीं है, सरकार बीजेपी की बन रही है, बीजेपी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन रहा है, यही हम सब लोगों का संकल्प है और ये काम को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। चलिए, हर पार्टी यही दावा कर रही है कि हमारी सरकार बन रही है, हर पार्टी यही दावा कर रही है कि हमारे पक्ष में जनता है, लेकिन जनता असल में किसके पक्ष में है? एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आप लोगों से सवाल जवाब। तो हर पार्टी ये दावे कर रही है कि उसकी सरकार बनने जा रही है और उसी को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन लोग असल में किसको पसंद कर रहे हैं और लोगों के मुद्दे पर किस पार्टी का सबसे ज्यादा जोर है? मैं चाहती हूँ यहाँ पर जनता में जो लोग हैं वो सवाल पूछें। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हमारा सवाल आप सबों से है कि जो शिक्षा में जो जातिवाद के आधार पर राजनीति होती है, आरक्षण होती है, इस पे आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? आरक्षण पे आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनने जा रही है, आरक्षण पे आप लोग की क्या प्रतिक्रिया और शिक्षा में आरक्षण को लेकर? देखिए, आरक्षण जो है भारत के संविधान में प्रदत्त एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए हथियार है और पिछले 68 सालों में आज़ादी के बाद आरक्षण के माध्यम से भारत के गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े और वंचित समाज के लोगों को लाभ मिला है, जिसके कारण से उनके जीवन स्तर में सुधार आया है, जिसके कारण से भारत के अंदर आज जो है वो एक सामाजिक समरसता का वातावरण धीरे धीरे बनता दिखाई दे रहा है। और जब तक सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिलता, जब तक सामाजिक और आर्थिक शोषण होता है, तब तक देश में आरक्षण की आवश्यकता रहेगी। अच्छी स्थिति वो हो कि हम जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत है, जिन लोगों को एक बार लाभ मिल चुका है, उन लोगों को इसका लाभ ना दे करके जो वास्तव में पात्र हैं उनको लाभ मिले और गरीब उस आरक्षण के माध्यम से ऊपर उठ पाएं। यह सिद्धांत का हम समर्थन करते हैं और जो गरीबी के आधार पर सवर्णों में भी जो जातियों को आरक्षण मिले, इस बात के भी हम पक्षधर हैं। अभी तो आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि हम लोग जो मौजूदा आरक्षण है उसके समर्थन करते हैं। स्त्री विलियर, अरे आपकी पार्टी ने तो पूरा दावा किया था, आपके संघ की तरफ से ये बात कही गई, आपकी पार्टी की तरफ से कही गई। अमृता जी, संघ अलग है जी, पार्टी का हम सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए आरक्षण हम पक्षधर है, बनवाना है, हम पक्षधर हैं। हमने कब राज करना तो इनका काम है, सामाजिक और आर्थिक न्याय के हम पक्षधर हैं। चलिए, हम अगला सवाल ले लेते हैं जी। हम पक्षधर हैं, हम पक्षधर हैं सामाजिक आर्थिक। अगला सवाल। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, हमारे राज्य में फीमेल प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा इशू है, तो आप हमारी हम फीमेल्स की इम्पोर्टेंस, हमारी सिक्योरिटी, हमारी कंडीशन, उसको सुधारने में आप कौन से स्टेप्स ले रहे हो? आप भड़ाना साहब, आप जवाब दें। महिलाओं की स्थिति और महिलाओं की सुरक्षा अभी राज्य में सबसे निचले स्तर पर है। मैं कहूँगा कि किसी भी सरकार हो, सेंटर में या स्टेटों में, दुर्भाग्यपूर्ण है आज कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके आज पूरा देश चिंतित है और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर इन महिलाओं की अनदेखी का माजरा ये है कि हर लोग, हर पार्टी दल इस बात को, महिला की सम्मान को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, अगर पार्टी से ऊपर उठकर सब लोग ये तय कर लें कि पहले हमारे नारी की इज्जत को और उनकी सुरक्षा को निश्चित करेंगे, तब इस देश में नारी का सम्मान बचेगा और इन नारियों, महिलाओं को सुरक्षित मिलेगा। मैंने तो आपके राजनीतिक दल की राय मांगी थी, लेकिन मैं आपसे जरूर सवाल करना चाहूंगा। हमारा राज, आप लोग बार मेरा ये कहना है, जो बच्ची ने सवाल किया, हम इनेलो पार्टी का जिस दिन राज बनेगा, चौधरी देवीलाल ने हमेशा सुरक्षा, न्याय दिया था हर वर्ग और समुदाय को। हम देवीलाल का राज कायम करेंगे और पहले महिलाओं को सुरक्षित तय करेंगे, उन्हें सुरक्षा देंगे। और किसानों को भी देंगे ना? हर वर्ग को देंगे। आपको किसानों की सुरक्षा का मुद्दा याद होगा निश्चित तौर पर। चलिए, मैं इस सवाल को आगे इस सवाल को जरूर ले आऊंगी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, 10 साल तक आप लोगों की सरकार रही, चाहे वो सेक्स रेशियो की बात हो, चाहे वो एजुकेशन में पिछड़ेपन की बात हो, चाहे क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात हो, चाहे वो फीमेल फिटिसाइड की बात हो, हर जगह हरियाणा सबसे निचले दर्जे पर है। आप कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ, अगर एक जेंडर के साथ इतना ज्यादा अन्याय हो रहा है तो विकास कहाँ हो रहा है? ये आपकी परसेप्शन है। अगर मेरे पास आंकड़े हैं। आप अगर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हरियाणा स्टेट की, आप हरियाणा स्टेट की, एक मिनट मुझे जवाब दे दीजिए। वो सवाल मेरे से पूछा गया कैप्टन साहब, वो सवाल मेरे से पूछा गया, जब आपसे सवाल पूछा जाएगा आप जवाब दे दीजिएगा। वो उनके छेड़खानी के मामले में परिवार को बताया
पुलिस में कंप्लेंट की, आपके राज्य में मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने, क्या पूरे देश के अंदर कहीं कोई रेप नहीं हुआ? क्या कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं हुई? क्या सब कुछ बंद हो गया? आज आप मॉरल पुलिसिंग की बात कर रहे हैं, आप ये बड़े बड़े सवाल मेरे से सवाल किया है, जवाब मुझे दे दीजिए। भाई साहब, कांग्रेस में अत्याचार में भाई साहब, हमारा राज बनेगा फिर नहीं हो सकता। वो सवाल पूछ रहे हैं, मुझे जवाब देना, आपका भाषण नहीं सुनना। आपकी बात दर्ज है। समझते हैं आप सबसे अकेले अफसोस की कांग्रेस बात पार्टी यह है, जिम्मेदार है? आप यूपी के मुख्यमंत्री से ये सवाल कीजिए तो वो आपको तुलनात्मक अध्ययन पेश करेंगे कि सिर्फ यूपी में ऐसा नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है। आप हरियाणा में आपने सवाल किया तो वो आप देश के दूसरे मध्य प्रदेश की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे। तो मैं सिर्फ यही कह रहा था कि अनफॉर्चुनेट है कि जो सवाल ये नौजवान लड़की ने उठाया वो अनफॉर्चुनेटली ना लोकसभा में कोई बहुत बड़ा मुद्दा बन पाया और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी आप इसे जो कहें मुद्दा नहीं है। कोई राजनीतिक दल इसको मुद्दा नहीं बना रहा है। बहुत गंभीर मुद्दा तौर पर पहला मुद्दा होगा हमारा कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। मेरा सवाल मंच पर आसीन कांग्रेस और अवतार सिंह भड़ाना इनेलो को है। ये आज तक वही रूढ़िवादिता की राजनीति करते आ रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी ने क्या किया वो प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। आज तक ये देवीलाल को भुनाते आ रहे हैं। उधर से राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की फोटो दिखा देगा कांग्रेस, उनको भुनाती आ रही है। ये असल मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं करते? और मुझे ये बताएं कि नौकरियों में एक एचएस जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसको फेल करते हुए ओम प्रकाश चौटाला जी ने, जो कि हमारी न्यायपालिका ने सिद्ध कर दिया कि उन्होंने लिस्ट अपने आगे रख के अपने हाथ से लिस्ट बना के उसको पास करते थे, तो आप उसमें क्या सुधार करना चाहेंगे? क्या आगे भी आपकी नीतियां यही रहेंगी? जी देखिए, मुझे बताइए, देखिए सिद्ध हो चुका है और उसकी सजा वो काट रहे हैं और आप देवीलाल का नाम ले लेके बार बार उनको भुनाने की कोशिश करते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में आप क्या करेंगे मुझे बताओ। आप जवाब सुनिए, बैठ जाइए। वो न्यायालय के बीच है, आप उनको कतई नहीं कह सकते। उन्होंने 3200 नौकरियां अपने घर और परिवार को नहीं दी थी। सिंगल उल्लंघन किया है। सुन लीजिए, वो नौकरियां सिलेक्शन, सुनिए, दोषी तो नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं। दोषी सिद्ध हो चुके हैं। आज सजा याफ्ता है। नहीं, आज उनका सजा याफ्ता है। जजमेंट कोर्ट में है, अपील का न्यायालय में। न्यायालय तो जजमेंट आ चुका है, बिल्कुल निश्चित जजमेंट तो आ चुका है, सजा याफ्ता है, 10 साल की सजा है। गलत बात। यही बैठ करके अफसरों को दबा करके, धमका करके, अफसरों के बयान है, 38 से ज्यादा अधिकारियों के बयान है कि हमें धमकियां दी गई थी और तब ये लिस्टें बनी थी। आप सुन लीजिए, ये हरियाणा के नौजवान के साथ इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। हरियाणा के नौजवान के साथ इससे बड़ा विश्वासघात नहीं हो सकता। हरियाणा के लोगों भ्रष्टाचार के आधार पर हरियाणा के लोगों के सामने आएगी और 25 तारीख को ये हरियाणा के लोग बता देंगे कि सच्चाई है। नहीं, नेतावली ने जवाब नहीं दिया, उनका जवाब नहीं दिया। आईएनएलडी को आपकी पार्टी समर्थन देकर सरकार बनवाती रही हरियाणा में। जी पूर्णी चौटाला आपके पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री थे या नहीं? जी, हमारे समर्थन से मुख्यमंत्री नहीं थे। 2000 के और 2005 के कालखंड में उनको हमारे समर्थन की आवश्यकता नहीं थी और उसी दौरान ये सब किया। और हमने तो चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री बनाया, उनको प्रधानमंत्री तक बनाया, चौधरी बंसीलाल जी को बनाया और हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी बनाने की भूल की थी। इनसे वचन लीजिए कि चुनाव के बाद क्या ये आईएनएलडी के साथ जाएंगे जरूरत पड़ी तो? माय क्वेश्चन इज फॉर कैप्टन अभिमन्यु सर। जो सर पिछले 20-20 सालों से वर्कर आपके पार्टी में वर्क कर रहे थे, उनको आपने अनदेखी करके टिकट वितरण उनको ना देके दूसरे जो 2-2 महीने से इम्पोर्ट हुए बंदे हैं उनको आपने चुनाव में भेजा है। बाहर से एक्सपोर्ट, ये जन भावना है। उत्तर देना चाहता हूँ। बाहर से एक्सपोर्ट किए गए जिन्होंने 2-2 महीने से पहले जी, आपका सवाल हो गया। भी नहीं लिया, आपका उनको सवाल टिकट हो गया। आज जो कार्यकर्ता है उनको नहीं पूछ रहे हैं और इम्पोर्टेड नेताओं को टिकट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वर्षों से, पीढ़ियों से अपने समाज और राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपने आप को आहूत करता है, तप तपस्या, संघर्ष और बलिदान करता आया है। उसका लक्ष्य यह नहीं होता है कि वो एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा। उसका लक्ष्य है कि भाजपा की सरकार बने, हमारे विचार की सरकार बने और हम समाज और राष्ट्र की सेवा कर पाएं। आज भी हमारा कार्यकर्ता वो स्वयं के लिए बलिदान करने के लिए भी तैयार है, लेकिन बड़ा लक्ष्य है, बात ही नहीं कर रहा है, बड़ा लक्ष्य अधिकार मांग रहा है। नहीं, वो कार्यकर्ता नहीं है। अमृता जी, आप उसको पहचानते हैं क्या? वो एक सामान्य भावना व्यक्ति है। उस भावना को अभिव्यक्ति करना उसका अधिकार है, उसका हम सम्मान करते हैं। हमारे कार्यकर्ता का भी हम सम्मान करते हैं। फिर हजका वालों को छोड़ा,
फिर हमारे चौटाला साहब की पार्टी को और छोड़ा। यहाँ तक कि आज शिवसेना से इनकी शिरोमणि लड़ाई अकाली चल रही दल भी है। आपसे ये नाराज है। हरियाणा की जनता की क्या हमसे चिंता पहले भी करेंगे? हरियाणा में हमारे इन्होंने साथ अपने होते आए वर्कर तक को छोड़ दिया, आप अपने इन्होंने बाहर से बंदे ला लाकर वहां से उनको टिकटें दिया। इन्हें विश्वास वो नहीं पहले है। भी हमारे खिलाफ लड़ते आए हैं, वो एनडीए के साथ हमारे है ना, साथ आप हरियाणा में हमारे खिलाफ हरियाणा लड़ते में आए हैं। नाराज क्यों कर रहे तो हैं नई एनडीए बात के नहीं है, साथ? लेकिन जी, अमृता, आप एक छोटा अपने सा सवाल बात जरूर को पूछिए ठीक कीजिए, कैप्टन पिछली बार भी अभिमन्यु हमारे से। खिलाफ लड़े हैं। कैप्टन लड़ते अभिमन्यु, रहे। एक छोटा सा सवाल क्या जरूर, बात जो है? आपने कहा कि तपस्या करता है एक कार्यकर्ता, बलिदान करता है, जी, जी। ये बलिदान आप क्यों नहीं करते हैं? आप सांसद का चुनाव लड़ते हैं, जी। आप विधायक का चुनाव पहले जी। भी लड़े, आप फिर लड़ रहे हैं, जी। ये बलिदान आपकी आम जानकारी कार्यकर्ता के को लिए- क्यों करना पड़ता आपकी है? जानकारी के लिए श्याम सुंदर जी, 2009 में लोकसभा के चुनाव में हमारा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन हुआ। मैं 2 बार नंबर 2 पर रहा और इंडियन नेशनल लोकदल की जमानत जब्त हुई। 6% वोट था इंडियन नेशनल लोकदल का। आप लड़े मेरी तो टिकट नंबर को- 2 पे रहे मेरी ना, टिकट को छोड़ करके ये श्याम सुंदर आम जी, कार्यकर्ता मेरी बात पूरी को सुन ही लीजिए। उम्मीद की मेरी जाती है। टिकट को जी। छोड़ करके मैंने बलिदान किया, इंडियन नेशनल लोकदल को चुनाव लड़ाया, भले वो फिर जमानत जब्त हुई उनकी। और इस बार भी लोकसभा चुनाव में मुझे उत्तर प्रदेश के काम के लिए भेजा गया। मैं कहीं से चुनाव लड़ता, मेरी पार्टी लड़ाती तो हम निश्चित तौर पर जीत कर आते, परंतु हमने त्याग किया, अपने पार्टी के लिए काम किया और पार्टी ने आदेश किया आज विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कार्यकर्ता के नाते पार्टी कहे कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे। ये चलिए, पार्टी ठीक के है, प्रामाणिक यहाँ कार्यकर्ता पे का हमारा मैं एक चाहती जीवन हूँ है। कुछ और सवाल ले लें जी। मेरा सवाल कैप्टन अभिमन्यु से है। सर, जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी की लहर रही पूरे देश में, तो ऐसा फिर भी क्या कारण पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर से लाके कैंडिडेट लड़ाने पड़े? पहली बात। दूसरा, क्या ये उस जनता के साथ धोखा नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं गुड़गांव रहता हूं, तो पिछले 10 साल से जो हमारे क्षेत्र से सांसद थे जिनके खिलाफ लोगों ने भी संघर्ष करा और हम दुखी थे, आज भी वही हमारे सांसद हैं, केवल पार्टी का लेवल बदला। तो क्या ये पार्टी विद द डिफरेंस कैसे हो गई? जी, ये सवाल है। राव इंद्रजीत जी की आप बात कर रहे हैं। राव इंद्रजीत जी कांग्रेस पार्टी में वो शख्स थे जिन्होंने लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उनका लंबा राजनीतिक जीवन, बेदाग राजनीतिक जीवन और स्वच्छ राजनीति का एक प्रामाणिक जीवन उनका रहा और वो भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव से बहुत पहले वो शामिल हुए, पार्टी को मजबूत करने में भूमिका निभाई और उसके बाद जाकर के उनको टिकट देकर के आज वो सांसद भी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं और ऐसे और व्यक्ति पार्टी के अंदर आए हैं। हम उनको सम्मान के साथ में हमने उनको पार्टी में लिया है। हमारा लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य है हरियाणा की जनता की सेवा करना और 3.25 करोड़ लोगों को हरियाणा की राजनीति में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और भेदभाव है उससे मुक्त कराने का काम करना वो केवल बीजेपी कर सकती है। उनके बेटे बेटियों को मत दे देना, कभी बेटे बेटियों को भी दे दो। उनका मैं उत्तर दे रहा हूँ। मैं एक सवाल कांग्रेस को करना चाहूँगा, लक्की जी से करना चाहूँगा। एक सवाल मैं आदरणीय विनोद शर्मा जी से करना चाहूँगा और एक सवाल मैं कैप्टन अभिमन्यु जी से करना चाहूँगा। इतना टाइम नहीं है। ना, मैं एक सवाल मेरा बनता है जी, बिल्कुल। देखिए, लक्की जी ने कहा था कि हम सुशासन, हमने 10 साल बड़ा अच्छा सुशासन किया है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मैं टिप्पणी के बारे में कहना चाहूँगा, अपनी भी टिप्पणी नहीं करूँगा। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी थी हरियाणा के बारे में कि हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीब होना और दलित होना पाप है, और यही टिप्पणी SC/ST आयोग के चेयरमैन ने श्री PL पूनिया ने ये टिप्पणी करी थी कि हरियाणा को बलात्कार प्रदेश नाम रख देना चाहिए। तो इसके बारे में कांग्रेस का जो इन्होंने कहा था भय मुक्त हमने प्रशासन दिया है। नंबर 1 क्वेश्चन ये है। नंबर 2 क्वेश्चन मेरा कैप्टन अभिमन्यु जी से है। पूरे देश के अंदर एक हवा बनाई गई, कांग्रेस से दुखी था पूरा देश, हरियाणा प्रदेश भी दुखी है और आज भी दुखी है। लोगों के बीच में नारा फेंका गया कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, महंगाई को खत्म करेंगे। महंगाई का नारा देकर के, क्योंकि जब भी टेलीविजन हम ऑन करते थे तो टेलीविजन पर आदरणीय मोदी जी बोलते हुए नजर आते थे कि आज हमारे घरों में चूल्हा जलना दुश्वार हो चुका है, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है। लेकिन 10 दिन जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली और 10 दिन के बाद 14% रेल का किराया बढ़ा दिया गया है, हर महीने डीजल का किराया बढ़ जाता है। वही रिपीट जिस प्रकार से कांग्रेस की नीतियां थी वही आज वही महंगाई इस कदर बढ़ रही है। दूसरी तीसरी प्लीज मेरी बात का जवाब दीजिए। एक मैं आदरणीय मेरे बड़े सीनियर नेता हैं अपने विनोद शर्मा जी, देखिए 40 साल से राजनीति में है आदरणीय विनोद शर्मा जी और कांग्रेस की राजनीति करी है और
डेमोक्रेसी के अंदर सर्व समाज को बराबरी का हक मिलना चाहिए। सभी नेता बैठे हैं, गैर बराबरता, ऊंच नीचता, सर्व समाज जागरूक होना चाहिए, जन चेतना पैदा होनी चाहिए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज 40 साल के बाद आज आदरणीय विनोद शर्मा जी को जन चेतना पैदा करने की जरूरत पड़ी है। तो 40 साल इन्होंने क्या किया? 40 वर्षों की आप राजनीतिक जीवन की बात कर रहे हैं। 40 वर्षों में बहुत से मरहले आए हैं, बहुत सी तब्दीली आई हैं, बहुत सी हिंदुस्तान में बहुत सा बदलाव आया है। जब मैंने महसूस किया, मेरे दो ही मुद्दे हैं, मैं दो मुद्दों पे बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि हरियाणा में क्षेत्रवाद हो रहा है। मेरा दूसरा मुद्दा है कि बच्चों को नौकरियों में भेदभाव हो रहा है, उनको काबिलियत के आधार पर नौकरी नहीं मिल रही है। जो काबिल नहीं हैं, जिनको नहीं मिलनी चाहिए, उनको नौकरी मिल रही है। उन लोगों को नौकरी मिल रही है जिनकी सिफारिश है। और जो इंटरव्यू का सिस्टम है, उसके ज़रिए ये सब कुछ किया जा रहा है। किसी को ज़्यादा अंक दे दिए जाते हैं, किसी को कम अंक दे दिए जाते हैं। जिस व्यक्ति को मिलनी चाहिए उसके कम अंक होते हैं, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है। आप बस आखिरी सवाल का जवाब मेरे दे दीजिए, आप हरियाणा में किस तरह की सरकार की उम्मीद करते हैं? अब मैं उस सरकार की उम्मीद करता हूं जो जन जन की भावनाओं को पहचाने, जो पक्षपात से दूर हो, जो क्षेत्रवाद से दूर हो। अभी तक तो ऐसी राजनीति हरियाणा में देखने को मिली नहीं है अब तक के इतिहास में। हम कोशिश में हैं कि ऐसी राजनीति आए। एक महीने हमारी, आपने कहा कि कैसी चाहते हैं, मेरी चाह है कि ऐसी सरकार बने जो लोगों की भावनाओं से जुड़ी हो, जो उनकी उपेक्षाओं को समझे। कोई राजनीतिक दल आपके दिमाग में है जो लोगों की भावनाओं से सीधे जुड़ा हो और इस तरह के आरोप उसके ऊपर? जो मेरे पास दो मुद्दे हैं, हमारा राजनीतिक दल है और अब जो हमारी दूसरी कुलदीप बिश्नोई की पार्टी है, हम दोनों ने मिलकर इसका बीड़ा उठाया कि हम इन मुद्दों को उठाएंगे। और आज आप मान के चलिएगा, हरियाणा में द रिजल्ट्स विल बी टोटली डिफरेंट। एंड वेल, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट एंड आई नॉट लाइक टू प्रेडिक्ट। मेरा एक आखिरी कमेंट है कि मेरे भाई अभी कैप्टन अभिमन्यु जी ने बड़ी बड़ी बातें की, ईमानदारी, स्वाभिमान, राजनीतिक स्वच्छता, बड़े बड़ी बातें। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बीजेपी का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये झूठ बोलते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। और दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार बनाना चाहती है जो सभी क्षेत्र और सभी वर्गों में समान अवसर और संभावनाएं प्रदान करे। सभी को एक दृष्टि से देखते हुए, विशेष रूप से नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाएं और नारी और महिला का सम्मान सुनिश्चित करें, कानून व्यवस्था स्थापित करें। इस बात को लेकर के किसी एक क्षेत्र, किसी एक वर्ग, किसी एक जाति की सरकार नहीं, बल्कि समग्र हरियाणा सबका साथ सबके विकास के नारे पर हम सरकार चलाने वाले हैं। 4 महीने से देश देख रहा है सबका साथ सबका विकास। उम्मीद है कि अब समझ भी रहा होगा। धन्यवाद। लेकिन आपका वोट 2009 में भी 2014 में भी काफी हद तक इंटैक्ट रहा है और एक ऐसा पर्सपेक्टिव बनता है आईएनएलडी के बारे में कि हाँ, जितने लोग पहले पसंद करते थे उतने ही लोग अभी भी पसंद करते हैं। मगर साथ साथ वही आरोप जो पहले थे वही आरोप आज भी हैं। देखिए, कोई कमी नहीं आई है। उन पर जो आरोप लगे थे वो न्यायालय में है। उसका भाई का भी जवाब देना चाहता हूँ। न्यायालय का डिसीजन आने जा रहा है। देश की जनता के सामने सच्चाई सामने आ जाएगी, एक बात। और कल जितने लोग उन्हें चाहते थे, मैं होडल से और कालका तक आया हूँ, अब आपको परिवर्तन नजर आएगा। करप्शन और 25 तारीख को एक नया देवीलाल का नारा चलेगा। वो सारी समाज और बिरादरी, जाट और नॉन जाट, सब जहर धो दिए जाएंगे और सबका राज और सबका साझा होगा और एक नया हरियाणा बनेगा। ये मेरी उम्मीद करता हूँ इनेलो पार्टी। देवीलाल जी का राज काम करेंगे। आप हरियाणा को बिलोंग भी करते हैं। देवीलाल जी की भावना पर। हरियाणा के रहने वाले भी हैं और एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में भी हम आपको जानते हैं। दरअसल जितने दावे किए जा रहे हैं, क्या उसी तरह की और जनता की उम्मीदें जिस तरह की, क्या उस तरह की सरकार अभी भी आती हुई कहीं दिख रही है किसी की भी? देखिए अमृता, सरकार कैसी आएगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात बहुत सही होगी कहना कि इस बार हरियाणा का चुनाव बेहद रोचक है। और इस बार कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी तीनों ही प्लेयर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी इस बार लड़ाई में है। और लेकिन साथ साथ जो विनोद शर्मा जी जो बैठे हैं, या हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीएसपी, कुछ पॉकेट्स में उनका प्रभाव जो है उसको भी नकारा नहीं जा सकता। और अगर बहुत क्लोज फाइट होती है
तो इनका रोल अहम हो सकता है। पिछली बार हमने देखा कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के 5 विधायक कितने इंपॉर्टेंट हो गए थे जी, और इतने इंपॉर्टेंट हो गए थे कि अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस के साथ सरकार बना दिए थे। हमें उम्मीद है कि जनता इस तरह की कोई सरकार नहीं देखना चाहती होगी और क्लियर मैंडेट देगी ताकि इस बिल्डिंग में नए चेहरे देखने को मिले और आप लोगों की उम्मीदें और अपेक्षाएं और जो संभावनाएं हैं वो पूरी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और आपका भी बहुत धन्यवाद। सो नाइस। नमस्कार।